हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सबकी अच्छे से सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अब तो आप आजकल आपकी विधिवत रूप से सारी कक्षाएं आने लगी हैं, प्रत्येक विषय की। केवल शायद एक विषय की नहीं आ रही होगी, उसके अलावा सभी की आ रही है। तो देखिए, अपन अपने भूगोल की बात करें तो अपना भौगोलिक विचारधाराओं का जो पेपर है उसकी एक यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली थी। दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक अपना चल रहा था और अपन वैदिक भूगोल की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में वैदिक भूगोल के बारे में बात की कि अपन को क्या क्या जानकारी है वो वैदिक भूगोल से मिलती है। और इसमें अपन ने ऋग्वेद के बारे में कल बात कर ली थी और उसके बाद में अपन ने आगे हेडिंग लगाई थी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें भी अपन ने देख लिया था कि किन किन चीज़ों की अपन को इनसे जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना तो ऋग्वेद के बाद में हुई थी, लेकिन इससे भी अपन को तत्कालिक समय के विभिन्न स्थानों की जो भौगोलिक दशाएं हैं, वहाँ की जनसंख्या है, जनसंख्या के जो निर्माण या संस्कृति के जो पक्ष है उनकी, ब्रह्मांड के बारे में, विश्व की उत्पत्ति, वायुमंडल, प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ तत्कालीन समय में पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है, स्थलाकृतियाँ है, पर्वत है, मैदान है, जलवायु है, वनस्पति है, जीव है, जंतु है, खनन है, पशुपालन है, कृषि, परिवहन, नगर, राजनीति, इन सारी की सारी चीज़ों की जानकारी अपन को इन बाकी की जो ये 3 वेद हैं इनसे मिलती हैं। क्योंकि देखिए, ऋग्वेद की रचना पहले हो गई तो उस समय की अपन को उससे जानकारी मिल जाती है। इन 3 वेदों की रचना उनके बाद में हुई थी तो उसके बाद के समय की जो जानकारी है वो अपन को इनसे मिल जाती है। आज अपन बात करने वाले हैं अपने वैदिक काल में ही जो दूसरा, अब तो एक तो वेदों का काल हो गया जिसमें वेदों की रचना हुई थी, जिसको अपन ने संहिताकालीन ग्रंथों का समय माना था, और दूसरा जो इसमें अपन ने डिवाइडेशन किया हुआ है उपनिषद कालीन ग्रंथों का। तो उपनिषद कालीन जो ग्रंथ हैं उनकी आज अपन अभी बात करने वाले हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो ईशोपनिषद है, तैत्तरीय, मुंडक है, कंठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहद आरण्यक है, इनसे इन जो उपनिषद हैं इनसे तत्कालीन समय की पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की प्राकृतिक जो तत्व है, इनके बारे में अपन को जानकारी है वो मिलती है। तो आप हेडिंग लगाइए उपनिषद कालीन ग्रंथ और इसको अपन देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे अपन पौराणिक भूगोल की शुरुआत करेंगे। देखिए, उपनिषद कालीन अगर अपन ग्रंथों की बात करें तो उपनिषदों में मुख्य रूप से जो उपनिषद है जैसे ईशा, छांदोग्य, बृहद, मुंडक, इनसे अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें भी अपन ने अभी इसकी बात कर ली। अब इसको लिखना है तो आप इसको लिखना शुरू कीजिए और लिखिए।
उपनिषद कालीन ग्रंथों में भौगोलिक जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से ईशोपनिषद, ये नाम लिखिए, ईशोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, आदि से मिलती है। इन उपनिषदों में जो जानकारियाँ निहित है उन पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों और भूगोलवेताओं को भी समान रूप से सहमति और विश्वास है। समान रूप से सहमति और विश्वास है। इन ग्रंथों में उपलब्ध ज्ञान को स्वीकार करते हुए आर्थर होम्स ने कहा है कि वैदिक काल में भारतीय हिंदू विद्वानों का ज्ञान उच्च और शुद्ध था। उच्च और शुद्धता मतलब हाई लेवल का था और प्योर था, उसमें किसी भी प्रकार का झूठ, पाखंड या मिलावट नहीं थी। आगे लिखिए। उपनिषद कालीन ग्रंथों के द्वारा हमें पृथ्वी की रचना के बारे में जानकारी मिलती है। जिसके अनुसार सर्वप्रथम
सर्वप्रथम प्रकृति की रचना हुई और आकाश की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वनस्पति और अन्न, अनाज वाला अन्न आदि की उत्पत्ति क्रमबद्ध रूप से हुई। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखिए, इस प्रकार समस्त वैदिक कालीन ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तत्कालीन समय में भौगोलिक ज्ञान शुद्धता और उच्च स्तरीय शोध पर आधारित था और इसे वर्तमान वैज्ञानिक समय में भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये अपना वैदिक भूगोल है, ये कंप्लीट हुआ। इतने में उम्मीद है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अब अपन शुरू करते हैं पौराणिक भूगोल। तो हेडिंग लगा लीजिए आप। पौराणिक भूगोल। देखिए, अपन पौराणिक काल की या पौराणिक भूगोल की बात करें इससे पहले एक चीज़ अपने बाकी रही। क्या रही है कि अपन ने वैदिक काल की बात की, लेकिन वैदिक काल और जो पौराणिक काल है इनके बीच में एक काल हो रहा था जिसको अपन महाकाव्य काल कहते हैं, और जिसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। और इस काल का जो समय है वो माना जाता है 1600 से 600 BC, मतलब 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण और वेदव्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत धार्मिक ग्रंथ है वो सम्मिलित किए जाते हैं। और इन दोनों ही ग्रंथों की रचना है वो पुराणों से पहले हुई थी।
ध्यान रखना, पुराणों की रचना जो अपन पौराणिक भूगोल पढ़ेंगे उनसे पहले रामायण और महाभारत की रचना हो गई थी। और रामायण में भी भूगोल के विषय में काफ़ी जानकारी है, जिसमें राम के वनवास के समय उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों का या जिन भागों का भ्रमण किया वो जानकारियाँ अपन को इनसे मिलती है। उस समय के जो स्थान है वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ थी, किस प्रकार का उच्चावच स्वरूप था, किसी नदियाँ थी। इसके अलावा जब वनवास काल के दौरान जो सीता का अपहरण हुआ तो रावण ने उनका हरण करने के लिए किस प्रकार की जो क्षेत्र का चुनाव किया, किस प्रकार से जीवों की भी, उस समय के जो जीव है उनकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सीता जी को खोजने के लिए जो सुग्रीव के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो खोजी दल भेजे गए थे, जो अगर ये दल है तो इनकी बात करें अपन के उत्तर में जो कुरु प्रदेश है वहाँ तक ये दल गए थे, पश्चिम में लाल सागर तक का क्षेत्र मेसोपोटामिया, इसके अलावा पूर्व में चीन और दक्षिण में जावा द्वीप तक ये खोजी दल भेजे गए। तो इनसे पता चलता है कि तत्कालीन समय में भौगोलिक रूप से जो क्षेत्र है उनके बारे में यहाँ के लोगों को ज्ञान था। इसके अलावा धरातल संबंधी जानकारियाँ भी इनसे मिलती है, जिसमें रावण का जो पुष्पक विमान था उसकी जानकारी मिलती है कि वो किन किन स्थानों से होते हुए गुजरा था। तो वो एक भौगोलिक जानकारी का स्रोत ये ग्रंथ है। इसके अलावा अगर देखें महाभारत के बारे में, तो वेद व्यास ने जो इसकी रचना की है उसके अनुसार जो मूल रूप से महाभारत है ये रामायण के बाद में लिखी गई, और इसमें उसके बाद में भी इसमें कुछ संशोधित रूप में कड़ियाँ जोड़ी गई थी। तो और इससे अपन को इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि पांडवों को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा गया था। फिर पांडवों का जो वनवास हुआ उसमें ये कहाँ पर रहे, और तत्कालीन समय के जो व्यवस्थित शासन के संचालन वाले जो क्षेत्र थे उनके बारे में भी इस समय इन सब से अपन को जानकारी है वो मिलती है। तो ये आपको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपको उचित लगे तो ये जो मैंने सारांश बताया इसमें से आपके काम की चीज़ है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अब अपन बात करते हैं पौराणिक काल। देखिए, पुराण से शाब्दिक रूप से अगर अपन देखें तो पुराण का मतलब होता है शाब्दिक रूप से प्राचीन। ठीक है। अब पुराणों की रचना का जो काल है वो अधिकांश विद्वानों ने माना है अपने 1000 से 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जो रचना है यहाँ अपन ने थोड़ा सा लिख दिया, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक का जो समय है वो इनकी रचना का काल है वो माना जाता है। और इसमें जो पुराणों की रचना हुई थी इस कालखंड में क्या हुआ कि जो 18 प्रकार के पुराण है उनकी रचना हुई, और इन सभी जो पुराण है उनमें जो जानकारियाँ दी गई है वो प्रश्नोत्तरी के रूप में दी हुई है। प्रश्न है फिर उसका उत्तर है, प्रश्न है फिर उसका उत्तर है। और ये जो 18 पुराणों के जो ग्रंथ है इनमें जो प्रारंभिक 2 ग्रंथ हैं उनको लक्षण कहा जाता है सम्मिलित रूप से, और इन दोनों में विश्व की जो उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति है इनके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। इसके अलावा पर्वत, पठार, मैदान और उस समय की जो जनसंख्या थी, द्वीप थे, सागर थे, इनकी जानकारी भी अपन को पुराणों से मिलती है। अब कौन कौन से पुराण से किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है अपन इसको भी देखेंगे। तो आप एक बार इसमें लिख लीजिए। लिखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इनकी रचना के बारे में
अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनकी रचना के बारे में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये रामायण और महाभारत अर्थात महाकाव्य काल के बाद में रचित हुए जहाँ महाकाव्य काल का समय 1600 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1600 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं पुराणों की रचना का समय 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इन पुराणों में धर्म, दर्शन, ब्रह्मांड, सृष्टि की रचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, द्वीप, सागर, वनस्पति, पर्वत, जनपद, बस्तियां, परिवहन मार्ग, नगर आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है तथा पुराणों में पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना गया है और इसके सौर संबंधों, सौर मंडल, ग्रहण, दिशाएं, द्वीपों और सागरों का विस्तार, नदियाँ, जलवायु,
आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इन पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। जो अपने आप में मौलिकता रखते हैं, जो अपने आप में मौलिकता रखते हैं और इन्हें महापुराण कहा जाता है। मतलब जो मौलिकता रखते हैं इनको महापुराण कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। जो इस प्रकार है। अब आप एक एक पुराण के जो 18 पुराण हैं इनके एक बार नाम लिख लीजिए, फिर अपन बाद में इनकी आगे बात करेंगे। नंबर 1 ब्रह्म पुराण। नंबर 2 पद्म पुराण। नंबर 3 विष्णु पुराण। नंबर 4 शिव पुराण। नंबर 5 श्रीमद् देवी भागवत पुराण। नारदीय पुराण। मार्कंडेय पुराण। अग्नि पुराण। भविष्य पुराण। ब्रह्मव्रत पुराण। लिंग पुराण। स्कंद पुराण। वराह पुराण। वामन पुराण। कूर्म पुराण। मत्स्य पुराण। गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 महापुराण हैं। अब इनकी एक एक की अपन चर्चा है वो कल करेंगे। उसके बाद में अपन आगे का देखेंगे कि पुराणों के समय का भूगोल कैसा रहा, जिसकी अपन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत बात करेंगे। अब आज तो अपने कक्षा का समय समापन की ओर है, तो आज तो अपन ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इनके आगे के व्याख्यान के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप उससे अवगत कराएं। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि ऑफलाइन जैसी बात तो ऑनलाइन में नहीं रहती है, कुछ कमियां इसकी है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये कोशिश है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आए, और उम्मीद है नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो रिव्यू आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में आपको ये मतलब नुकसान जैसा कुछ फील नहीं हो रहा।
उल्टा कई तो ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर चल रही है। तो उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद।